नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश त्रिगुणायत, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, MSJ कॉलेज भरतपुर। पिछली क्लासों में मैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की चर्चा कर रहा था, जिसमें साहित्यिक साक्ष्यों की चर्चा की और पुरातात्विक साक्ष्यों में अवलेखों की चर्चा की। आज इसका जो शेष भाग है, पुरातत्व में जैसे मुद्राएं हैं और स्मारक और भवन हैं, उनकी चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में मुद्राओं अथवा सिक्कों से भी बड़ी सहायता मिलती है। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत या पंचमार्क सिक्कों के नाम से जाने जाते हैं। इन पर किसी प्रकार का लेख नहीं है, केवल चिन्ह है। प्राचीनतम सिक्के ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत मुद्रा कहा गया। आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश, मगध से प्राप्त हुई हैं। आरंभिक सिक्के अधिकांशतः चांदी के हैं और कुछ तांबे के भी प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, पत्तियां, हाथी, अंध्रचंद्र आदि आकृतियां उत्कीर्ण हैं। भारत में स्वर्ण मुद्राएं का जो सर्वप्रथम प्रचलन का जो उल्लेख मिलता है वो बिम कैटफिसिस के द्वारा मिलता है। उसके बाद गुप्त राजाओं ने भारतीय प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए। सिक्कों से सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक आर्थिक महत्व की अनेक सूचनाएं मिलती हैं। इससे राजा के नाम, बिरुद, तिथि, राजचिन्ह अथवा धर्मचिन्ह आदि से इतिहास में राजाओं के वंश वृक्ष, उनकी उपलब्धियां तथा उनके शासन काल की समस्त जानकारियां मिलती हैं। उदाहरण के लिए समुद्रगुप्त की कुछ मुद्राओं पर अश्व और यूप के चित्र हैं तथा अश्वमेघ पराक्रम लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। इसी प्रकार समुद्रगुप्त को कुछ मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, जो उसकी संगीत प्रियता का द्योतक है। इसी तरह से स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट को गुप्तकाल की गिरती हुई आर्थिक स्थिति का द्योतक माना जा सकता है। सिक्कों के पृष्ठभाग पर जिस देवता की आकृति बनी है, उससे उस शासक के धार्मिक विचारों को जानने में सहायता मिलती है। सिक्कों के प्राप्ति स्थान से साम्राज्य की भौगोलिक सीमा का निर्धारण होता है एवं व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। एक राजा की पराजय के पश्चात विजेता द्वारा पराजित राजा के सिक्के को अपने नाम से पुनर्टंकित करवाया जाता था। ऐसे सिक्कों से युद्धों व संबंधों की जानकारी मिलती है। जैसे जोगलथम्बी मुद्रा भांड से प्राप्त नहपान की मुद्राओं पर गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम भी बाद में टंकित है। मुद्राओं से भारत पर शासन करने वाले यूनानी राजाओं के बारे में पता चलता है और उनके वंश क्रम का पता चलता है। अगला है स्मारक। इसके अंतर्गत भवन, मंदिर, स्तूप, स्तंभ, चैत्य और विहार आदि आते हैं। प्राचीन भारत के अनेक स्थलों से प्राप्त भवन, मंदिर, स्तूप, स्तंभ, विहार आदि से सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होते हैं। प्राचीन काल के महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में 3 प्रकार से मंदिर शैली का विस्तार हुआ। नागर शैली उत्तर भारत की थी, दक्षिण भारत की शैली द्रविड़ शैली कहलाई, और बेसर शैली जिसमें नागर और दक्षिण शैली का जो मिला जुला रूप था। सिंधु सभ्यता में से हमें कई भवनों का पता चलता है, जिसमें मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, हड़प्पा का विशाल अन्नागार, लोथल का गोदी या डॉकयार्ड, विश्व का प्राचीनतम एवं सबसे बड़ा स्टेडियम जो धौलावीरा में है से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार कुम्हरार पटना से मौर्यकालीन भव्य राजप्रासाद के अवशेष मिले हैं। भरूच स्तूप, बोधगया का स्तूप, सांची का स्तूप, इनसे न केवल शुंगकालीन कला की जानकारी मिलती है, बल्कि इनके माध्यम से तत्कालीन जनजीवन के प्रचुर झांकियाँ भी देखने को मिलती है। वैष्णगर में स्थित हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ शुंगकाल में वैष्णव धर्म की लोकप्रियता का एक सुंदर प्रतीक है। गुप्तकालीन मंदिरों का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इस मंदिर में मूर्ति प्रकोष्ठ के द्वार स्तंभ मूर्तियों से अलंकृत है। विदेशों में भारतीय धर्म एवं संस्कृति के प्रभाव की जानकारी दक्षिण एशिया, मध्य एशिया में मिले मंदिरों, चैत्यों, स्तूपों एवं अन्य कलाकृतियों से होती है। अंकोर वाट, कंबोडिया जिसे कहते हैं, के मंदिर की दीवारों पर रामायण की कथाएं मूर्तिशिल्प के रूप में अभिव्यक्त हैं। बोरोबुदुर का विशाल स्तूप एवं मंदिर बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक भव्य स्मारक है। मूर्तियाँ
विविध क्षेत्रों से प्राप्त प्राचीन काल की धातु मूर्तियों, पाषाण मूर्तियों एवं मृण मूर्तियों से न केवल कला के विकास के विभिन्न सोपानों की जानकारी मिलती है, बल्कि तत्कालीन धर्म, संस्कृति, आभूषण, परिधान आदि के बारे में भी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित या योगी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति आदि से तत्कालीन कला और धार्मिक विश्वासों के बारे में पता चलता है। ये भी पता चलता है कि वे मातृशक्ति के उपासक थे। मौर्यकालीन मूर्तिशिल्प में यक्ष यक्षिणियों की बड़ी संजीव एवं सुंदर मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे उस काल में प्रचलित लोक धर्म का संकेत मिलता है। शुंग सातवाहन काल एवं कुषाण काल में मूर्तिकला की दो प्रमुख शैलियाँ मथुरा शैली और गांधार शैली की चर्चा मिलती है। सारनाथ से प्राप्त धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति आध्यात्मिक चेतना का श्रेष्ठ निदर्शन है। चोल काल में बनी नटराज की कांस्य प्रतिमा भी इस काल के श्रेष्ठतम उदाहरणों में से एक है। इसके अतिरिक्त जो अगला इसमें जो बिंदु है वह है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। प्राचीन काल में समय समय पर अनेक विदेशी लेखक या यात्री हिंदुस्तान में यहाँ के भ्रमण के लिए, यहाँ के धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के लिए आते थे और उन्होंने जो कुछ यहाँ पर देखा उसको लिपिबद्ध उन्होंने किया है। प्राचीन काल में समय समय पर विदेशी लेखक तथा यात्रियों तथा यूनानी, रोमन, चीनी और मुस्लिमों को भारतीय संस्कृति ने प्रभावित किया। अतः उन्होंने भारत की यात्रा की और भारत भ्रमण करने के उपरांत अन्यों से सुनकर भी लेखन कार्य किया। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर भारत के संबंध में लेखन कार्य किया। इन महान विभूतियों द्वारा लिखित लेखों से भारतीय इतिहास के निर्माण में अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई है। विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के वृत्तांतों को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है यूनान और रोम के लेखक। यूनान और रोम के लेखकों को कालक्रम के अनुसार 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सिकंदर के पूर्व के लेखक, दूसरा है सिकंदर के समकालीन लेखक और तीसरा है सिकंदर के बाद के लेखक। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिकंदर के पूर्व के लेखक। इस श्रेणी में स्काइलैक्स, हेरोडोटस आदि लेखकों को हम ले सकते हैं। स्काइलैक्स पहला यूनानी यात्री था जिसे ईरान के राजा दारा ने सिंधु नदी समुद्र में कहाँ गिरती है इसका पता लगाने के लिए समुद्र मार्ग द्वारा ईस्वी पूर्व 500 में भारत भेजा था। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति हेरोडोटस है। इसे इतिहास का जन्मदाता, फादर ऑफ हिस्ट्री भी या इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री भी माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत एवं भारतवासियों के बारे में तथा भारत और फारस के संबंधों के बारे में प्रकाश डाला है। दूसरा है सिकंदर के समकालीन लेखक। सिकंदर के समकालीन लेखकों द्वारा प्रस्तुत भारत की भौगोलिक दशा, अर्थव्यवस्था, भारतवासी में उनकी सामाजिक राजनीतिक स्थितियाँ आदि पर विवरण प्राय सही है। ऐसे लेखकों में नियार्कस और एरिस्टोबुलस प्रमुख हैं। नियार्कस ने अपनी फारस की खाड़ी की यात्रा विवरण में भारत के बारे में अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं। ऑनेस्ट्रिकटस और नियार्कस जहाजी बेड़े के मुख्य पोतनायक था। उसने सिकंदर की जीवनी लिखी। एरिस्टोबुलस ने सिकंदर के युद्धों का इतिहास लिखा। सिकंदर के बाद के लेखकों में मेगस्थनीज सबसे महत्वपूर्ण है और 305 ईस्वी पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था तो पाटलिपुत्र के राजदरबार में यूनान के राजदूत के रूप में यह आया था और यहाँ पाटलिपुत्र में रहते हुए इसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। अब ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके उद्धरण अनेक बाद के लेखकों ने उनको कॉट किया है। रोमन इतिहासकार प्लिनी द एल्डर ने नेचुरल हिस्टोरिया, प्राकृतिक इतिहास नामक विशाल ग्रंथ लिखा, जिसमें मानव शास्त्र, भूगोल, जीव विज्ञान आदि अनेक विषयों का विवेचन है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता एवं खगोलविद टॉलमी द्वारा रचित भूगोल से भारत के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में बहुत सी सूचनाएं मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी प्राचीन भारत के सामुद्रिक व्यापार की जानकारी के लिए एक अत्यंत मूल्यवान ग्रंथ है। इसका लेखक अज्ञात है। चीनी लेखक भी हिंदुस्तान में आए और उन्होंने यहाँ के बारे में बहुत कुछ लिखा। बौद्ध धर्म भारत से चीन पहुँचा और वहाँ लोकप्रिय हुआ। बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन के उद्देश्य से अनेक चीनी यात्री भारत आए। उन्होंने भारत में जो कुछ देखा सुना अपने यात्रा वृत्तांतों में लेखबद्ध